सुप्रभात बच्चों। श्री रमा भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं माया शर्मा आज आपको हिंदी विषय भाषा, लिपि, व्याकरण आदि विषयों के बारे में बताऊंगी। आज हम अपनी कक्षा में सीखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, हम किस प्रकार भाषा के भेदों को जान सकते हैं, उसके रूपों की पहचान कर सकते हैं और व्याकरण किस प्रकार भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप की जानकारी हमें देती है। आज हम अपनी कक्षा में इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाषा से। भाषा क्या होती है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। भाषा भाषा यानी कि अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन। अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने और ग्रहण करने का साधन भाषा है। यानी कि जब हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा कहलाती है। सरल शब्दों में भाषा एक वो माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, फिर वो चाहे समझना सुनकर हो चाहे पढ़कर हो। भाषा का प्रमुख कार्य यही है कि वो हमारे विचारों का आदान प्रदान करती है, जिससे हम एक दूसरे के भावों और विचारों को समझ सकें। भाषा के दो भेद होते हैं। पहला मौखिक यानी बोलकर, दूसरा लिखित यानी लिखकर। मौखिक जैसे कि नाम से पता लग रहा है, मौखिक मुख से बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करना। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार लिखित यानी लिखकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करना। तो हम इसको इस प्रकार समझेंगे। मौखिक भाषा वह भाषा होती है मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों को सुनकर समझते हैं। यानी कि जब हम मौखिक भाषा के द्वारा बोलते हैं और सामने वाला सुनकर उसे समझता है, तो वह मौखिक भाषा ही होती है। यानी मुख से बोलकर अपने भावों को, विचारों को प्रकट करना और सुनकर दूसरों के भावों को समझना मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे उदाहरण देखिए आप, जैसे ये लड़की गाना गा रही है, तो ये मुख से बोलकर गा रही है, जिसे हम सुनकर समझ रहे हैं। तो ये मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। दूसरा, जैसे हम किसी से कुछ कहते हैं, जब हम बोलकर कहते हैं तो सामने वाला उसे सुनकर समझता है, ये भी मौखिक भाषा कहलाती है। और ठीक इसी प्रकार जैसे टीवी पे हम कार्यक्रम देखते हैं, तो वो देखना, सुनना और समझना मौखिक भाषा ही कहलाती है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि मौखिक भाषा जिसमें मुख से बोलकर जब हम अपने विचार प्रकट करें और सामने वाला सुनकर उसे समझे, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक इसी प्रकार है लिखित भाषा, यानी कि लिखकर अपने मन के भाव और विचार प्रकट करना। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम लिखकर और पढ़कर, लिखित भाषा ध्यान से सुनिए, समझिए, जिसमें लिखकर और पढ़कर अपने विचारों से एक दूसरे को अवगत कराते हैं, यानी कि एक दूसरे को बताते हैं। हम अपने विचारों से अवगत कराना मतलब एक दूसरे को समझाना, बताना कि आप क्या चाहते हैं, वह लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा में लिखकर और पढ़ के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये पत्र है, तो जो पत्र होता है वो लिखित भाषा का ही रूप होता है। क्यों? क्योंकि पत्र के द्वारा हम अपने मन के भाव, विचार प्रकट करते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे पुस्तकें पढ़ना, कहानियां पढ़ना, ये भी लिखित भाषा का ही रूप है, क्योंकि इसमें हम लिखा हुआ पढ़ते हैं और पढ़कर उसे समझते हैं।
ठीक इसी प्रकार है, हाँ, जैसे हमारी जो पुस्तकें हैं, हमारी जो नोटबुक्स हैं, जिसमें हम अपना गृह कार्य करते हैं, ये सब भी लिखित भाषा का ही रूप है। तो इस प्रकार हमने जाना कि मौखिक भाषा, जिसमें मुख से बोलकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं, जैसे कि कहानियाँ सुनना, कविताएँ सुनना, एक दूसरे से बातचीत करना, फ़ोन पे बातें करना, ये सब लिखित मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा जैसे पत्र लिखना, पुस्तकें पढ़ना, अपना गृह कार्य करना, ये सब लिखित भाषा का रूप है। तो बच्चों, देखा आपने कि किस प्रकार हम मौखिक भाषा की पहचान कर सकते हैं और किस प्रकार हम लिखित भाषा की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है। तो अब हम इसको समझेंगे। देखिए, देखिए, भारत में अनेकों भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी और सुनी जाती हैं। सब प्रदेशों की अपनी अलग-अलग भाषा है। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को स्वीकार किया। जैसे इन सभी भाषाओं को हम देखेंगे कि वो कौन-कौन सी भाषाएं हैं। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुर, मराठी, मलयालम, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली और सिंधी। ये वो 22 भाषाएं हैं जिन्हें हमारे भारतीय संविधान ने मान्यता दी है। इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने-अपने क्षेत्र में ही किया जाता है, यानी कि ये सभी भाषाएं अपने-अपने राज्य में ही बोली जाती हैं। पर हिंदी भाषा पूरे भारत में बोली और समझी जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी कि हिंदी भाषा हमारे देश में सबसे अधिक बोले और समझे जाने के कारण भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को भारत की जो राष्ट्रभाषा है उसे हिंदी को माना है। यानी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों माना गया है? क्योंकि ये हमारे देश में सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। यही कारण है कि 14 सितंबर हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि हिंदी भाषा हमारे देश में सर्वाधिक बोले और समझे जाने के कारण ही इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो बच्चों, आपने जाना कि कितनी भाषाएं हैं और कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है और क्यों हमारे देश ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लिपि के बारे में। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। ध्यान से सुनिए, जो लिपि होती है वो भाषा का लिखित रूप होती है। इसके द्वारा मौखिक ध्वनियों को आप समझ सकते हैं, आवाजें, हम जो बोलते हैं। आप प्रतिदिन कुछ आवाजें सुनते होंगे, बहुत सी आवाजें सुनते हैं आप, जैसे गाड़ियों की चलने की आवाज, रोने की आवाज, हंसने की आवाज, घंटी की आवाज। हर आवाज को जब हम लिखकर प्रकट करते हैं, उन आवाजों को जब हम लिखकर, जैसे आप जब भी कुछ लिखते हो या तो वर्ण या अक्षर में लिखते हो, जो मौखिक ध्वनियाँ होती हैं, जब हम उनको लिखकर प्रकट करते हैं, तो लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। और बच्चों, अलग-अलग भाषाओं की अलग-अलग लिपि होती है, यानी कि अलग-अलग भाषाओं को लिखने का ढंग और चिन्ह भी अलग-अलग होता है। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। आपने देखा कि हर भाषा को लिखने का एक अलग-अलग तरीका होता है और हर भाषा को हर भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं, वो भी अलग-अलग होते हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहले ये देखिए, जैसे ये आवाज़ें, जैसे रोने की आवाज़, गाना सुनना, जैसे गाना गाना कोई गाता है वो आवाज़, किसी के बोलने की आवाज़। तो जो अलग-अलग आवाज़ें होती हैं, जो हम सुनते हैं, उन आवाज़ों को जब हम लिखते हैं, लिखित रूप में प्रकट करते हैं, तो लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वह लिपि कहलाती है। अब हर भाषा की अपनी लिपि होती है। चलिए हम इसको भी समझते हैं। जैसे भाषा, लिपि, हिंदी, संस्कृत, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, फारसी, अरबी, अरबी, बंगला, बंगला, रूसी,
रूसी और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच एंड स्पेनिश रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो देखा बच्चों, हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है, यानी इन सभी भाषाओं का प्रयोग इन लिपियों में किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि लिपि यानी हर भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा विषय है वह है व्याकरण। जैसे हम भाषा को समझे इसी प्रकार हम व्याकरण को भी समझेंगे। व्याकरण क्या है? तो देखिए, व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग का मतलब हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और भाषा को अच्छे प्रकार समझना, ये भाषा का सही प्रयोग कहलाता है। और ये हम किसके द्वारा सीखते हैं? व्याकरण के द्वारा। यानी व्याकरण वह साधन है जो हमें सिखाता है कि भाषा को कैसे शुद्ध रूप में बोला जाए, कैसे उसे शुद्ध रूप में लिखा जाए और कैसे हम भाषा को सही तरीके से समझे। इसका जो ज्ञान है वो हमें व्याकरण के द्वारा ही मिलता है, जैसे शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध समझना। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भाषा के सही प्रयोग के लिए व्याकरण की जानकारी बहुत जरूरी होती है। तो बच्चों, जो व्याकरण होता है वो हमें जो शुद्ध अशुद्ध है वो शब्दों में भी समझाता है, वाक्यों में भी समझाता है। व्याकरण हमें भाषा के हर रूप की जानकारी देता है ताकि हम भाषा को सही रूप से प्रयोग करना सीख जाएं। जैसे अभी आप उदाहरण देख सकते हो, आपके सामने एक तरफ अशुद्ध वाक्य है, एक तरफ शुद्ध वाक्य है। तो जो अशुद्ध वाक्य है कैसे हम उनको शुद्ध वाक्य में बदले? देखिए, जैसे आप आपके घर जाओ, आप अपने घर जाएं। बिल्कुल ठीक इसी तरह छत में मत जाओ, गलत वाक्य है। हम इसको शुद्ध रूप में कैसे बोलेंगे? छत पर मत जाओ। देखा आपने कि कैसे अशुद्ध वाक्य को हम शुद्ध रूप में बदले? हम काम करता है, जैसे हम पढ़ेंगे हमें पता लग जाएगा कि ये वाक्य शुद्ध नहीं है। जब भी हम बोलते हैं हम कैसे बोलते हैं? हम काम करते हैं, यानी कि ये भाषा का शुद्ध रूप है। मैं आज छुट्टी में हूँ। जी नहीं, ये गलत वाक्य है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मैं आज छुट्टी पर हूँ। ठीक इसी प्रकार तुमको कल घर जाना है, तो ये भी गलत वाक्य है। इसका शुद्ध रूप है तुम्हें कल घर जाना है। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो व्याकरण है वो हमें न सिर्फ शब्दों की अशुद्धि बताता है, वो हमें वाक्यों की भी शुद्ध और अशुद्ध रूप की जानकारी कराता है। भाषा के द्वारा भाषा अगर हम समझ गए लेकिन हमें उसका शुद्ध प्रयोग करना नहीं आया, तो ये समझिए कि हमने भाषा को समझा ही नहीं। अगर आपको भाषा को समझना है तो हमें व्याकरण की जानकारी बिल्कुल और अच्छे प्रकार होनी चाहिए। यहाँ पे जो व्याकरण है वो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और समझना सिखाता है। यदि हमें व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तो हम भाषा के शुद्ध रूप को कभी भी नहीं समझ सकते। तो देखा बच्चों, आज हमने अपनी कक्षा में सीखा कि भाषा क्या होती है, भाषा के रूप क्या होते हैं और कैसे हम हर भाषा को अलग-अलग लिपि में लिखते हैं और व्याकरण किस प्रकार हमें भाषा के शुद्ध रूप से जानकारी देता है। तो चलिए, जो भी आज हमने पढ़ा, जो भी समझा, उसका अभ्यास करिए, उसको और अच्छे प्रकार से समझने की कोशिश करिए। अगली कक्षा में हम फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब इसी के साथ हम अपनी कक्षा यही समाप्त करते हैं।